जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तैयारी बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आज हमारा लेक्चर कौन सा है? ड्रॉ किधर गया? ये रहा ड्रॉ वाला। ठीक है। तो अरे रे 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 रे, ये बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, हम लेक्चर पढ़ रहे हैं, तीसरा पॉलिटी का लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, संविधान किस तरीके से बना। उसमें हमने संविधान सभा की बात करी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे ये बात करी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करी, कब पेश किया गया, कब पहली मीटिंग हुई, कब जो मसौदा था उसको एक्सेप्ट किया गया, कब ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, इस तरह की चीजें हमने पढ़ी। पहली बार किसने ये बात कही कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, कब कांग्रेस ने कहा कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब संविधान बन गया है, संविधान के साइलेंट फीचर के बारे में हम देखेंगे। तो वो संविधान क्या है, पहले समझो बात को। ये चलो शुरू करें। मान लीजिए ये क्या है, एक किताब है, मैथ की एक किताब है, इस तरीके से किताब है। ठीक है, इसमें पेज हैं, पेज नंबर पहला है, फिर उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, पहले एक पेज होगा जिसमें लिखा होगा कि इस किताब के ऑथर ने क्या क्या इसमें रखा है, क्या क्या नहीं रखा है, इस किताब के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एंड में थैंक यू। तो एक पेज ही मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको? उसके बाद मिलेगा कि भाई आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। मान लीजिए यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में इतने चैप्टर हैं, इस चैप्टर में इतने सब पॉइंट हैं, इस तरीके से इतने सब पॉइंट हैं। फिर यूनिट सेकंड है, उसमें दो चैप्टर हैं। ठीक है, मान लीजिए चैप्टर 2A है, 2B है, फिर उसके सब पॉइंट है। इस तरीके से बात हो जाएगी। अगली यूनिट है, एंड में क्या होगा? एंड में जोड़ दिया जाएगा ये कि भाई ये सोर्स यहाँ से लिया है, ये सोर्स यहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रोसरी ग्रोसरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके एंड में सारांश जो दे देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें। तो ये इस तरीके से होती है किताब। उसी तरीके से है हमारा संविधान। ठीक है। तो ये पहले हमें देखने को मिलेगा क्या? प्रेम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसकी शुरुआत होती है। तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कहाँ कि हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान का मकसद क्या है, सरकार को किस दिशा में कार्य करना है, लोगों को किस दिशा में कार्य करना है। ठीक है, इस तरीके की बात हमें प्रेम्बल में देखने को मिल जाएगी, प्रस्तावना में देखने को मिल जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शुरू हो गया। ठीक है, पार्ट पहला हो गया। ठीक है, उसमें 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया, सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 3 हो गया, आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया। इस तरीके से पार्ट्स में है। ठीक है, तो एंड में क्या होगा? एंड में दे दिए जाएंगे शेड्यूल, जो शेड्यूल में बांट दिए गए। शेड्यूल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए पहले शेड्यूल में हम कि यूनियन और टेरिटरी की बात कर ली जाएगी, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र की बात कर ली जाएगी। दूसरे में किसकी बात कर ली जाएगी? अलाउंस की बात कर ली जाएगी। तीसरे में ओथ की बात कर ली जाएगी, शपथ की बात कर ली जाएगी। तो इस तरीके से होगा हमारा संविधान। जैसे किताब होती है उस तरीके से हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी कुछ खासियत है, कुछ फीचर हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल लेने से पहले उसके फीचर देखते हो। जैसे आप मोबाइल लेने गए कि हाँ भाई मोबाइल है, ये 10,000 का, ये 20,000 का, ये 30,000 का, ये 1 लाख का। आप उसके फीचर देखोगे कि हाँ, AI सही से काम करता है, कैमरा इतने मेगापिक्सल है, बैटरी ऐसी चलती है, इस तरीके से चार्ज होता है, टाइप सी चार्ज, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, इतने अडेप्टर जो है इतने वॉट का, ये है वो सब कुछ चेक करते हो ना, फीचर देखते हो ना। उसी तरीके से जब हम संविधान को आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले संविधान के कुछ फीचर देख लेते हैं, वही हमें देखने। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप उसमें पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, तो आपके पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है। और भी और भी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सब भी आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है,
मेरा मानना यह है कि इंसान को 100 बार रोने से अच्छा है एक बार बैठ के सही से रो ले, कि आज यहाँ से पढ़ लिया थोड़ा, कल कहीं और से पढ़ लिया, परसों थोड़ा सा कहीं और से पढ़ लिया, ये बेकार चीज़ है। एक बार पढ़ो, तिब्बत से पढ़ो। ठीक है? तो शुरू करें क्लास। फीचर की बात की जाए तो पहला फीचर क्या है? लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे संविधान को कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, बात आई समझ में? तो आपने कहोगे ठीक है लेंथिएस्ट है, ठीक है ये बात समझ में आया। अब इसके संग एग्जाम में ये थोड़ी पूछेगा, ये तो बच्चे बच्चों को पता है। क्या पूछेगा? ये पूछेगा मूल संविधान में पूछेगा, वर्तमान में पूछेगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, आर्टिकल कितने आर्टिकल थे? 395। अनुच्छेद क्या होते हैं? अनुच्छेद ये होते हैं, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए पहली यूनिट है, मान लीजिए पहला पार्ट, पार्ट में हमने बात करी, इसमें क्या बात होगी? यूनियन और टेरिटरी की बात होगी। तो हमने इसको क्या काम करा, सब पॉइंट में डिवाइड कर दिया। तो पहले सब पॉइंट को क्या बोलेंगे? आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इस तरह ये होते हैं आर्टिकल। फिर नागरिकता की आ जाता है पार्ट सेकंड में। ठीक है, सिटीजनशिप आ जाता है। फिर आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, इस तरीके से। तो आर्टिकल क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया? आपको भी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब कोई दिक्कत की बात नहीं है तो चलो शुरू करते हैं फिर। चलो, कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल हैं? ओरिजिनल या कहा जाए मूल संविधान में 395। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं, 22 पार्ट है, 22 पार्ट है। कितने शेड्यूल हैं, कितनी अनुसूची हैं? 8 अनुसूची। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितनी अनुसूची हैं? 8 अनुसूची हैं। ठीक है, तो मूल साथ साथ बोलना भी है ताकि आपको याद भी हो सके, और नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, आपको ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। फिर संविधान में संशोधन किया गया, अनुच्छेद जोड़े गए, भाग जोड़े गए, अनुसूचियां जोड़ी गई। तो आज के समय में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? 488 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 22 अनुसूची हैं। ठीक है, क्या कोई भाग डिलीट भी हुआ है? ये सारे भाग जोड़े ही गए हैं। क्या संविधान में से कोई भाग हटाया जा सकता है? क्या संविधान में कोई भाग जोड़ा जा सकता है? हाँ भाई, हटाया भी जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। जैसे पार्ट 7 हैज बीन डिलीटेड, जो 7वां पार्ट था उसको हटा दिया गया। ठीक है, और न्यू पार्ट्स ऐड किए गए, जैसे 6A, 11th ए, 11th बी, ठीक है, 14A, ये पार्ट्स नए जोड़े भी गए। तो एग्जाम में इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? 395। अब कितने हैं? 448। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग थे, कितने पार्ट थे? 22। अब कितने हैं? 25। कितने शेड्यूल हैं? 8। अब कितने हैं? 12। ठीक है, अगली खासियत क्या है? अगली खासियत यह है कि हमारा संविधान कैसा है? लिखित संविधान। ठीक है, तो संविधान कितने तरीके का होगा? लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान का अर्थ हुआ व्यवस्थित रूप से संकलित और संरचित, कंपाइल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इन सिस्टमेटिक फॉर्म। और अलिखित संविधान का नॉट स्ट्रक्चर्ड, असंरचित, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, औपचारिक रूप से गठित। और जो अलिखित संविधान है वो क्या है? औपचारिक रूप से गठित नहीं। जो लिखित संविधान है संशोधन करना आसान नहीं है, और जो अलिखित संविधान है संशोधन क्या है उसमें आसान है। लिखित संविधान का उदाहरण देखें तो भारत, अलिखित संविधान का उदाहरण देखें तो यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, आता है समझ में? संशोधन क्या होता है ये पता है ना आपको? संशोधन का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये संविधान है, ये लाइन हमें हटानी है, ये लाइन इतनी थी, इसको इतना करना है, 2 शब्द और जोड़ने हैं। ठीक है, ये लाइन थी, इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है।
तो जो भी आप इसमें चेंज करोगे उसको क्या बुलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आपको वैसा लिखित और अलिखित हमें समझ में नहीं आया, अब आएगा ना। वो तो पढ़ने की बात थी, पढ़ ली किताब जैसे पढ़नी चाहिए, समझने की बात है ना, समझाएंगे हम। कैसा समझ में नहीं आएगा, हम समझाएं और समझ में नहीं आए, ये तो वही बात हो गई, इंसान कुएं के पास आके भी प्यासा रह गया, ऐसा नहीं हो सकता ना। सब, चलो पहला हम बात करते हैं रिटर्न, दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या था भाई हमारा, ये देखो दूसरा क्या था, अनरिटर्न। अनरिटर्न, ठीक है, दो तरह का संविधान। पहला अनरिटर्न फॉलो किया जाता है यूके में, और ये फॉलो किया जाता है इंडिया में। अब समझ, ठीक है, बात समझो। मान लीजिए ये एक देश है जो बहुत बड़ा देश, एक ही देश है, ये क्या छोटा सा देश है, ठीक है। अब इसके हर भाग को कंट्रोल करना है, इस क्षेत्र की पावर चाहिए, क्षेत्र की पावर चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी भी चाहिए, इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल करना है, इसको। अगर यहाँ पे जो बैठे हुए इंसान है वो आए दिन बदलते रहे चीजें, तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा, अराजकता फैल जाएगी। तो इसके लिए चाहिए हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, कि भाई देखो ये है, इसमें लिखा हुआ है फेडरल है आपका देश, इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, इसमें लिखा है कि आपको इसमें कुछ चेंज करना है नियम कानून में, तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ेगा। एक में आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एक आप एक में आपको हाई मेजोरिटी चाहिए, एक में आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। मतलब आपको इस संविधान के अंदर ही चेंज करना है तो आपको इस तरीके की बहुमत चाहिए। आपका संघ है, ठीक है, या फेडरल है, तो इस तरीके की बात, ठीक है। फिर बात आती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए एक छोटा सा देश है, इसको इसको चलाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, देखो हम आज से जो भी नियम पास करेंगे वही क्या होगा, संविधान का भाग। तो यहाँ पे हर एक कानून ही क्या है, अपने आप में संविधान। हर कानून अपने आप में संविधान है। यहाँ पे संविधान है और संविधान के हिसाब से कानून बनेंगे। यहाँ पे जो भी कानून बन जाएगा वही क्या हो जाएगा, संविधान का भाग हो जाएगा। तो ये होता है अंतर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली और शक्तियों में पृथक्करण, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो दो तरह की गवर्नमेंट होती है, फिर एक चीज आपको समझाई जाए, नहीं तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया, यूएसए। पहला पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों में अंतर क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अंतर ये होगा कि भाई लोग खड़े होंगे इलेक्शन में, आप क्या करोगे, उनको जिताओगे, आपने जिताया वो कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट, आप जिनको चुनोगे वो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, रूल बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, वो क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। कुल मिला के सारी पावर किसके हाथ में, जनता के हाथ में। जनता भाई जिसको चुनेगी वो पार्लियामेंट में जाएगा, रूल रेगुलेशन बनेंगे, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको लागू करेगा। तो मतलब जैसी ही जनता के विचार होंगे वैसे ही उनको भेजो, मतलब जिसको जिसको भेजना है वो उसको भेज सकता है, और जिनको आपने भेजा है केवल वही क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू करा सकते हैं। वही जाके एमपी बन सकते हैं, वही जाके क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं। जिन लोगों को आप चुनोगे, जनता जिन लोगों को चुनेगी वही क्या बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। फिर वो बनाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, वही क्या चलाएगी, सरकार। मतलब सरकार में जो भी बैठा हुआ है वो क्या है, जनता द्वारा चुना हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी साहब अडानी और अंबानी को लेके खाली बैठ गए कि हाँ भाई तुमने चुना है तो क्या हुआ, लेकिन सरकार तो हम ही चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, जनता ने लोगों को चुना, ठीक है, लोगों को चुना। अब वो कहाँ जाएंगे, आपके कांग्रेस में जाएंगे,
पार्लियामेंट में जाएंगे। चलो पार्लियामेंट आसान भाषा है, ये समझो। पार्लियामेंट में जाएंगे। गवर्नमेंट बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो क्या काम करेगा? अपनी सेना खुद चुनेगा। हो सकता है वो अपने माली को चुन ले, हो सकता है वो अपने जो उसके यहाँ किचन में काम करता है उसको चुन ले, हो सकता है अपने दोस्त को चुन ले, हो सकता है अपने घर परिवार को चुन ले कि भाई हम चार दोस्त हम बनाएंगे जो हमें बनानी है, गवर्नमेंट क्या करेंगे? हम चलाएंगे, हम चलाएंगे। तो ये क्या करेंगे खाली? ये करिएगा सर। तो ये क्या करेंगे? खाली इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अपनी तरीके से। रूल और कोई बना रहा है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बात आ गई समझ में? तो प्रेसिडेंट फॉर्म का मतलब ये हुआ जब प्रेसिडेंट अपने ही चुने हुए लोगों के संग सरकार को चुनाए। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हो गया, जो पीएम है वो अपने जो मंत्री है कहाँ से चुनेगा? वो उन लोगों में से चुनेगा जिन लोगों को आपने सिलेक्ट करके भेजा है। ठीक है? अपनी मर्जी से किसी नए इंसान को वो ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई मैं बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बताइए सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, ये भी याद रखना। बात जैसे जैसे हम क्लास करेंगे कंप्लीट आपके डाउट खत्म होते जाएंगे। ठीक है? चलो, तो हम कहाँ थे? यहाँ थे। तो हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर सेपरेशन। ठीक है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पॉलिटिकल पार्टी डेट विंस द मोस्ट सीट इन नेशनल इलेक्शन फॉर्म द रूलिंग गवर्नमेंट। लोकतंत्र का एक रूप जिसमें राष्ट्रीय चुनाव के सबसे अधिक सीटें जीतने वाले राजनीतिक दल सत्तारूढ़ सरकार बनाते हैं। नहीं आई समझ में? समझो आसानी से बात। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए सीटें हैं आपकी 552 सीटें हैं। इसमें से जो 50% जीत जाएगा, 50% प्लस 1 सीट जीत जाएगा, वो सरकार बना के ले जाएगा। ये मतलब हुआ, या फिर ये मतलब हुआ कि जिसके पास भी क्या है? बहुमत है, वो सरकार बनाएगा। बताओ दोनों में से क्या हुआ? क्या होगा? अगर ऐसा होता कि जिसके पास बहुमत है केवल वो ही बनाएगा, तो गठबंधन क्यों आता? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि रूलिंग गवर्नमेंट वही बनाएगा जिसके पास क्या है? जितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उतनी सीटें हो। आता है समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको भी सर? नहीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है? संसदीय शासन प्रणाली क्या है? हमारे समझ में आ गया। ये हमने कहाँ से लिया? तो यही कहाँ से लिया है? यूके से लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है। बताइए समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। ठीक है, चलो। हाँ समझ रहे थे हम, ये समझ रहे थे। ठीक है। किधर ड्रॉ, किधर गया ड्रॉ? ये रहा। इसको कर्सर को थोड़ा बड़ा बना देते, इरेजर को। हाँ, ये तो बड़ी हो ही नहीं रही। अब हो जाएगा? हाँ अब हो जाएगा। नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा। हम्म, अब ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। क्या बता रहे थे भाई आपको? हाँ, मान लीजिए ये है एक कढ़ाई। ठीक है? खाना कैसे बनेगा? कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई रख के नीचे गैस जलाओगे, गैस है। ठीक है? नीचे गैस है, गैस जलाओगे। ऊपर हड़िया रखी है, हड़िया में पानी रखा है, उसमें चावल रखा है। ठीक है? चावल को ढकने के लिए भी कुछ दे रखा है। ठीक है? एक है वो देख रहा है कि आग कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही। कुल मिला के एक सिस्टम की तरह काम हो रहा होगा, एक सिस्टम की तरह काम हो रहा होगा, एक सिस्टम की तरह काम हो रहा होगा। कर्सर किधर? यहाँ। एक सिस्टम की तरह काम हो रहा होगा, तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब ये है कि भाई बर्तन का अपना काम है, आग का अपना काम है, उसके अंदर चावल जो है उनका पकने का अपना काम है, यहाँ जो इंसान बैठा है उसका अपना काम है। उसी तरीके से सरकार, सरकार में, सरकार हम ब्रॉड सेंस में बोल देते हैं, काफी एक व्यापक टर्म यूज कर लेते हैं। सर मतलब ये हुआ कि कुछ लोग होंगे जो कानून बनाएंगे, कुछ लोग होंगे जो इसको लागू करवाएंगे, कुछ लोग ये देखेंगे कि ढंग से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण होगा। जैसे लेजिस्लेटिव विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या काम करेगी? ये कानून बनाएगी। ठीक है? ये कानून बनाएगी, ये कानून बनाएगी। उस कानून को लागू कौन करवाएगा? उस कानून को लागू कौन बनाएगा? पालन कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव करवाएगी।
ठीक है? हम किसको चुनते हैं? इस एग्ज़ीक्यूटिव को चुनते हैं। डायरेक्टली हम किसको चुनते हैं? एग्ज़ीक्यूटिव को चुनते हैं। फिर ये ढंग से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कौन देखेगा? जुडिशरी देखेगी। कानून का जो मूल्यांकन है वो कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। जैसे हमारे यहाँ एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। अब उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भई जो पॉल्यूशन रहित जगह भी होनी चाहिए ताकि इंसान पॉल्यूशन में ना मर जाए, थोड़ी अच्छा स्वस्थ जीवन भी जी सके। तो कहीं पॉल्यूशन हो रहा है तो आप कोर्ट चले गए कि सर देखो ये मेरे राइट्स को जो विधायिका ने जो मेरे को राइट्स दिए हैं उसका जो ढंग से पालन कौन नहीं कर पा रही? कार्यपालिका। न्यायपालिका तुरंत कार्यपालिका से कहे, बुड़बक क्या काम कर रहा है ये? ढंग से काम करो। चलो ये वाली फैक्ट्री बंद करो, ये पॉल्यूशन बहुत कर रही है। पता है इसमें? तो हर किसी का अपना-अपना एक काम है। इस तरीके से दोनों तीनों के बीच में दीवार है ना? तीनों एक-दूसरे काम को देखते रहते हैं। अगला फीचर देखते हैं। क्या है? संघवाद, फेडरलिज्म। ये क्या होता है? कोई बताएगा? चलो, कोई नहीं बताएगा तो हम बताते हैं। एक लड़का था, उस एक परिवार था, उसके पास ये था 1 बीघे का खेत। 1 बीघा खेत था तो पिताजी ही सब कुछ देखते थे, भई हल चलाना है, बैल से काम करवाना है, खुद से काम करना है, क्या उगाना है, क्या नहीं उगाना, वो सब कुछ डिसाइड कर लेते थे। ठीक है? उससे आउटपुट निकलता था, उसको बेच देते थे। फिर एक था बड़ा खेत, एक परिवार था जिसके पास था बड़ा खेत, बहुत बड़ा खेत, इतना बड़ा खेत। तो वहाँ पे क्या डिसाइड होता था? वहाँ पे डिसाइड ये होता था कि भई चलो हम एक काम करते हैं, ये वाला खेत जो है वो छोटा लड़का सँभाल लेगा, ये वाला। ये वाला खेत जो है वो बड़का लड़का सँभाल लेगा और ये वाला खेत ये सँभालेगा और मैं इन तीनों पे नज़र रखूँगा, ये तीनों सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये इनने उड़द बोदा है, इसने चावल बोदा है, इसने गेहूँ बोदा है, इसने आधे में गेहूँ, आधे में चावल बोदा है, इसने कुछ करा, इसने कुछ करा। तो क्या है, खेत बहुत बड़ा है तो मिल-बाँट के काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम भारत को लें, इंडिया को लें, तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कौन से नंबर पे आता है भारत? चलो सब बच्चे कमेंट करो। ठीक है। हमने क्या काम करा? हमने कहा कि भई देखो जो यहाँ बैठा है उसको बोल दो सेंटर, वो देखेगा क्या करना है, क्या नहीं करना। लेकिन वो कानून जो है वो उस लेवल का बना है जो देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक गाँव है चंपारण, यहाँ पे एक गाँव है मुखल्ली, यहाँ पे एक गाँव है कोई सा भी गाँव मान लो, कोई सा भी गाँव है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है। सेंटर भी इनके लिए इनको भी रेगुलेट करेगा क्या? इनके लिए भी सब कुछ करेगा क्या? नहीं। इनको खुद करने दो ना। वो कहेगा ठीक है, तो इनको राज्य बना दो, स्टेट बना दो। लेकिन वही है कि हाथी बनाओ लेकिन दाँत ना दो, तो भी गलत है। तो वो कहेगा हाँ भाई, सेंटर कहेगा देखो मेरे पास तो ताकत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो मैं ताकत दे देता हूँ, पावर दे देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई पावर दे दो, हम नाली बनाएँगे, पुलिया बनाएँगे, गाँव को बढ़िया बनाएँगे, ठीक है? शहर को बढ़िया बनाएँगे, राज्य को बढ़िया बनाएँगे। उन्होंने कहा बनाओ, लेकिन अगर ये पावर सेंटर देता है, तो कल को ले भी तो सकता है। जो आज किसी को सिर पे बैठा सकता है, वो कल को उसके सिर पे से उतार के फेंक भी सकता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है? उससे बचने का तरीका ये है, किसी ऐसे इंसान के हाथ में ताकत चली जाए जो ये काम कर ही ना सके। तो हमने पावर किसके हाथ में दे दी? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा? पावर को डिवाइड कर दिया कि भई देखो ये शक्ति किसके पास है? राज्य के पास है। ये शक्ति किसके पास है? सेंटर के पास है। ये संघ के पास है और ये राज्य के पास है। ठीक है? तो शक्तियों को क्या कर दिया? बँटवारा कर दिया। जब शक्तियों का बँटवारा करा तो उसके आधार पे हमने क्या कह दिया कि कुछ शक्तियाँ राज्य के पास चली गईं, कुछ शक्तियाँ सेंटर के पास चली गईं। तो ऐसी ही प्रणाली को क्या बोल दिया गया? संघवाद बोल दिया गया। ठीक है? तो इसको क्या बोला जाता है? फेडरल, फेडरल। ठीक है? और यहाँ पे जो था, जो सब कुछ सेंटर सँभाल रहा था, इसको बोला जाता है यूनिटरी सिस्टम। ठीक है? संघीय व्यवस्था। ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो फेडरल का मतलब क्या हुआ? फेडरलिज्म रेफर टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। ठीक है? फेडरल का मतलब क्या होता है? देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व, जैसे यूनियन, संघ, राज्य, लोकल बॉडीज। ठीक है? तो ये क्या हुई हमारे यहाँ? संघ का उदाहरण। ठीक है? फेडरल का उदाहरण हुआ।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो अंडर फेडरलिज्म स्टेट आर नॉट merely एजेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो सेंटर है, सेंटर के हाथों की कठपुतली है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसके पास जो स्टेट है, जो स्टेट है उसके पास क्या है, अपनी भी पावर है, अपनी शक्तियां हैं, और ये शक्तियां उसको खुद कहाँ से मिली हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हैं। बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको सर 1% नहीं। ठीक है, तो यूनिटरी और फेडरल आ गया, एकात्मक और संघीय विशेषता समझ में आ गई। चलो कुछ समझते हैं, कुछ बातें समझते हैं। ठीक है, स्लाइड कहाँ से आएगी? नहीं, हाँ यहाँ से आएगी। तो हमने बात करी फेडरल, हमने बात करी यूनिट। यूनिटी मतलब एक छोटा सा देश है, उसको खुद ही लागू करना है, सब कुछ किसकी चलेगी? सेंटर की चलेगी। तो यहाँ पे सेंटर प्लस स्टेट, राज्य प्लस संघ दोनों की चलेगी। यहाँ पे किसकी चलेगी? खाली संघ की चलेगी, सेंटर की, सेंटर की ही चलेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चल गया? हाँ हाँ, ये रहा, सेंटर की चलेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जैसे ही अमेरिका है, अमेरिका मान लीजिए अमेरिका है, तो अमेरिका में क्या है कि कोई भी नागरिक है किसका? यूएसए का, अमेरिका का, और नागरिक है वो किसका? टेक्सास का। मतलब वो राज्य का भी नागरिक है और देश का भी नागरिक है। तो कैसी सिटीजनशिप हुई? नागरिकता कैसी हुई? दोहरी नागरिकता। वहीं पे वही जो इसका नागरिक है वो सबके नागरिक है, तो यहाँ पे क्यों हुई? एकल नागरिक। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको सर बिल्कुल 1% नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये जो फेडरल देश है उसमें क्या होगा? शक्तियों का बंटवारा होगा। शक्तियों का बंटवारा होगा किस किस के बीच में? संघ के बीच में, सॉरी, यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वहीं अगर देखा जाए यूनिटरी की, तो यूनिटरी में क्या होगा? यूनिटरी में क्या होगा? इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा। सब कुछ कौन संभालेगा? आपका सेंटर संभालेगा। तो सबसे ज्यादा पावर इसकी, इसके पास, इसके पास। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आई? नहीं आई। तो बस यही देखना है हमें, और क्या पढ़ना है? चलो एक चीज और देख लो, कभी परेशान हो। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनिटरी में क्या होगा? एकल संविधान। ठीक है, मतलब एक संविधान है, उसके अनुसार सरकार चल रही है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे राज्य का अपना संविधान होगा, और जो केंद्र है उसका अपना संविधान होगा। ठीक है, जैसे यूएसए में होता है। बात आई समझ में? चलो, तो यूनिटरी फीचर देखते हैं, एकात्मक विशेषताएं देखते हैं, केंद्रीकरण होता है ये। और जो फेडरल फीचर है, जो संघीय विशेषताएं, वो कैसी है? विकेंद्रीकरण। ठीक है, डिसेंट्रलाइजिंग, डिसेंट्रलाइजिंग फीचर है। तो एक एक फीचर की बात कर लेते हैं। तो यूनिटरी में हम बात करते हैं आपके एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, इमरजेंसी प्रावधान, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, वहीं अगर फेडरल की बात की जाए, तो फेडरल में क्या होगा? लिखित संविधान, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि मतलब सबसे ऊपर संविधान ही होगा। रिजिड होगा, मतलब कि एकदम से ऐसा नहीं है कि आज मर्जी करे आज संविधान को चेंज कर दो, कल चाहो कल चेंज कर दो। तो इसको क्या देते हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, और अगला इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 10, और वाई कैमरलिज्म, 2 सदन जैसे राज्यसभा लोकसभा। 11, डुअल पॉलिटी, 2 शासन, मतलब राज्य अपना शासन चलाएगा और वो अपना शासन चलाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब ये बताओ भारत कैसा है? फेडरल कंट्री है, यूनिटरी कंट्री है? ठीक है, भारत कैसा देश है? यूनिटरी, फेडरल? आप कहोगे सर आप कभी कुछ बता देते हो, कभी कुछ बता देते हो, हमारी बस यही बात समझ में नहीं आती आपकी। मैंने कहा कौन सी नहीं है ये बताओ।
प्रोफेसर अभी आप इस तरीके से बता रहे थे, अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे फेडरल हो, अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे यूनिटरी हो, हम समझ नहीं पा रहे। तो समझ नहीं पा रहे तो आप समझो, एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में देखो कैसे सवाल पूछा जाएगा। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक फीचर है फेडरल का, ठीक है, कौन सा फीचर है यूनिटरी, ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इनमें से भारतीय संविधान में ऐसे कौन से फीचर हैं जो उसको यूनिटरी सिस्टम की तरफ अंकित करते हैं कि हाँ वो भारतीय संविधान एक यूनिटरी फीचर जैसा है, या ऐसे कौन से फीचर हैं भारतीय संविधान के जो ये अंकित करते हैं, जो ये अंकित करते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो फेडरल है। बस। तो हमने क्या फॉलो कर रखा है, एकल संविधान। हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हमारे यहाँ क्या है, ऑल इंडिया सर्विस। हमारे यहाँ क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। हमारे यहाँ क्या है, गवर्नर वाला है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ क्या है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ क्या है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है। हमारे यहाँ क्या है, बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए तो हमारा संविधान दोनों तरह की चीजों को रखता है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमें दोनों फीचर नजर आते हैं, यूनिटरी भी और फेडरल भी। अब आम सिचुएशन में या कहा जाए कॉमन सिचुएशन में जो सामान्य स्थिति रहती है उसमें हमारा संविधान कैसे बिहेव करता है, फेडरल की तरह। लेकिन जब आ जाए इमरजेंसी तो कैसे बिहेव करता है, यूनिटरी की तरह, ठीक है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक बुजुर्ग था, उसने अपने बच्चों 5 बच्चों को शिक्षा देने के लिए उसने कहा कि जाओ बच्चों एक एक लकड़ी लेके आओ। वो एक एक लकड़ी लेके आए। फिर उसने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि एक एक लकड़ी तोड़ दो। उन्होंने तोड़ दी। फिर उसने कहा कि नहीं, अब तुम ये जितने 5 बच्चों 5 लकड़ी एक जगह मिलाओ, अब इसे तोड़ के दिखाओ तो किसी बच्चे से ना टूटी। उसी हिसाब से हमारा है, नॉर्मल कंडीशन है, जिसको जो करना है वो करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको जैसे अपना राज्य चलाना चलाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी होती है, जैसे ही ऐसी स्थिति आती है कि जिससे खतरा महसूस हो जाए, तो तुरंत क्या हो जाता है, फेडरल से क्या हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। मतलब वो पांचों की पांचों लकड़ियां एक हो जाती हैं, फिर नहीं टूट सकती, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोनों तरह के विशेषताएं देखने को मिलती हैं हमारे संविधान में। इसी को देखते हुए कुछ लोगों ने अपना मत रखा, ठीक है। अब उन्हीं मत को देखना है। सबसे पहले भारतीय संवाद पर टिप्पणियां, कमेंट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और यहीं पे कर लेते हैं। चलो, ठीक है। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, स्टेटमेंट की बेस पे पूछा जा रहा है। तो भारत के संविधान में जो ये फेडरल नाम है, जो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, क्या हमारे संविधान में फेडरल शब्द मौजूद है? तो उसका आंसर है नहीं। हमारे संविधान में फेडरल संघीय संविधान जैसा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। ना तो आपको ना तो आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन शब्द मिलेगा, ना ही यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द मिलेगा। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसा हमारे संविधान में कोई शब्द नहीं है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब किन लोगों ने क्या क्या कमेंट करा ये देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट मिलान करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, मिलाने के लिए। तो के सी वीहर ने क्या कहा था हमारे संविधान को अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल। के से के क्वा, थोड़ी साउंड मैच हो रही है, क्वासी। तो बस के सी वीहर ने क्या कहा था, क्वासी फेडरल कहा था, अर्ध संघीय कहा था। वहीं अगले नाम देख लेते हैं। अगला क्या है, ग्रेनविल सीवार्ड ऑस्टिन, ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन, इसने क्या कहा था हमारे संघवाद को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, ठीक है। तो दिक्कत यहां तक नहीं, आपको वैसे ट्रिक इसकी भी बता दो, ठीक है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविल, ठीक है। ग्रेन से गांव, वी से विलेज, ठीक है। जी जी फॉर ग्रेन, वी फॉर विलेज,
ठीक है, तो गाँव और उसका दोनों का संबंध है, दोनों को जोड़ा जाएगा, उसमें क्या है, क्या कोऑपरेटिव सहकारी संघ। यहाँ तक नहीं। आगे देखते हैं कैसे चल गया था भाई, क्या नहीं चलता है। आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स, इसने हमारे फेडरलिज्म को क्या बताया, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाली संघवाद। तो उसने कहा कि भारत का संघवाद तो लेकिन ऐसा है कि उसमें ऐसा देखने को ज्यादा लगता है कि सेंटर की ज्यादा चलती है, स्टेट की कम चलती है। तो आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा इसको, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है हमारे फेडरलिज्म में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला है मॉरिस जोन्स, इसने क्या कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, सौदेबाजी संघवाद। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा जैसे कि आईसी, जीसी, जीको, जीको। ठीक है, एम से एम बी ए। कुछ लोग क्या करते हैं, एमबीए करते हैं, कुछ जीको। ठीक है, या ऐसे मान लो जी ओ ए। ठीक है, गोवा मान लो। आई सी, आई सी, ये क्या हो गया है, ये क्या हो जाता है भाई, ये कौन सा फीचर है जो अनब्लॉक हो गया। चलो, आई सी, ठीक है, और के सी, ठीक है, सॉरी, के क्यू, के क्यू। ठीक है, तो के सी वियर ने क्या कहा, इसको क्वासी फेडरलिज्म कहा। ठीक है, और ऑस्टिन ने क्या कहा, इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। आइवर ने इसको सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी ज्यादा ये कहा। मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। ठीक है, तो आज की पॉलिटी की क्लास रखते हैं हम यहीं, और हमने आज क्या क्या पढ़ा चलो एक बार समझ लेते हैं। हमने साइलेंट फीचर देखे, तो सबसे पहले हमें पता चला ये बहुत लेंथी है हमारे यहाँ। दूसरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न क्या होता है, किसके बाद है, ये सब हमने सीख लिया। ये ये चीजें हमने देखी। आज की क्लास रखते हैं, आशा करता हूँ सब चीजें आपको समझ में आई, अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, चलो आज की क्लास रखते हैं।